आप सभी का BHC बनारस हिंदू क्लासेस में स्वागत है। आज की यह जो क्लासेस है यह DLED फर्स्ट सेमेस्टर यानी BTC फर्स्ट सेमेस्टर के जो मैथ है BTC फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ है जो गणित है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जिनके मन में यह चीज है कि यार 8 विषय में मेरा तो 7 बहुत अच्छे से चला जाएगा, लेकिन एक विषय ऐसा है मैथ है, मैथ से डर लग रहा है। मैथ में कहीं ना कहीं ये मन में आ रहा है कि कहीं मैथ में मेरा बैक ना लग जाए। मैथ में चूंकि 25 नंबर का होता है और 25 में आपको हर हाल में 12 नंबर लाना है, तो कहीं ना कहीं ये डर रहना भी बनता है कि यार 12 नंबर लाना है वो भी 25 में से, यानी हमें 50% क्वेश्चन जो है उसको एकदम सही सही करना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हमारा 1 महीने बाद एग्जाम होने वाला है और हमारा कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है गणित में, तो हम कैसे समझे गणित को और कैसे पढ़े। चूंकि 8 विषय है तो 8 विषय को लेते हुए हमें मैथ पढ़ना है, इसलिए हम मैथ में इस क्लासेस में कुछ चीज़ें को आपको बताएंगे। कुछ चीज़ों को अगर आप समझते हैं, स्मार्ट तरीके समझ लेते हैं, तो इतना तो 100% है कि आपका बैक नहीं लगेगा। जैसे कुछ चीजें गणित में देखिए ऐसा होता है कि जो पेपर बनाने वाला होता है तो उस पेपर इस हिसाब से बनाता है कि किसी बच्चे का बैक ना लगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं दिए रहेंगे, पढ़े नहीं रहेंगे, तभी आपका बैक लगेगा। तो अब थोड़ा सा भी ध्यान दिए रहेंगे तो आपका बैक कभी नहीं लगेगा। तो जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे अगर हम बात करें शुरुआत में ही, तो स्थानीय मान दिया होगा। स्थानीय मान सबको पता होगा, 1 5 7 6 मान लीजिए इस तरीके से दिया रहेगा। इधर इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा, इधर हजार होता है। तो स्थानीय मान आप आराम से कर लेते हैं, चूंकि गुणा ही करना होता है। मान लीजिए यहाँ पे इसको 7 मान लीजिए, 7 है तो इकाई है तो इकाई का 1 होता है, 7 है। दहाई पे है तो दहाई का 10 होता है, सैकड़ा है तो सैकड़ा का 100 होता है, हजार है तो हजार का 1000 से होता है। बस इसका गुणा करना होता है। स्थानीय मान सबको आ जाएगा, कुछ खास नहीं है। अब पहले ही अध्याय में एक चीज और है, वह है रोमन अंक। तभी हमने बताया कि आपको कि 1 2 3 जो भी हम हेडिंग लिखते थे इस तरीके से लिखते हैं, तो लमसम हमको पता है कि 10 तक ले तो मतलब सभी को आता ही होगा। उसके बाद क्या करना है कि इसमें कुछ पॉइंटेड है, उस पॉइंट को अगर आप समझ लेते हो तो ये भी आपका कुछ है नहीं। जैसे कि इसमें जो भी चीज अंक होते हैं लमसम वो 3 बार रिपीट होते हैं, 3 बार रिपीट होंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, कुछ अंक ऐसे होंगे जो रिपीट नहीं होंगे। VLD ये ऐसे 3 हैं ये जो रिपीट होंगे ही नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए 100 है तो आप 100 का जो भी है उसको 3 बार लिख सकते हैं। 5 है ये सॉरी, जैसे मान लीजिए 10 है तो 10 को आप 3 बार लिख सकते हैं, 30 हो गया। लेकिन अब 5 है तो आपको 15 लिखना होगा, तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो 2-3 चीज आप बस याद कर लीजिए इसमें, कि पहला कि कोई भी संख्या 3 से ज्यादा रिपीट नहीं होता है। दूसरा यह कि यह जो VLD है यानी 5 50 500 ये रिपीट नहीं होते हैं। ठीक, उसके बाद आप कुछ नहीं है, इसको आप आराम से कर लेंगे। और इसको इसमें कुछ चीज़ों का ही सिर्फ याद करना होगा। तो जैसे आप मान लीजिए 100 का याद कर लीजिए, 400 का याद कर लीजिए, VLD तो आपको याद ही है, 1000 का याद कर लीजिए। और लास्ट में एक जो मैंने बोला कि 3 याद करना है, जब आप किसी भी अंक के ऊपर ये लग जाता है तो उसका मतलब होता है 1000 से गुना। यानी ये 5 है, इसके ऊपर ये लग गया बार, तो इसका मतलब हो गया कि ये 5000 हो गया। यानी ये 5 है और ये 1000 है, और 5 का गुणा 1000 में होगा तो क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। बस 3 चीज आपको याद करना है कि पहला 3 बार से रिपीट नहीं होगा। दूसरा चीज VLD ये रिपीट ही नहीं होंगे, ये केवल एक बार आएंगे। कितना आएंगे, एक बार ही होंगे। तीसरा चीज
जब भी किसी अंक के ऊपर बार लगेगा तो उसका मतलब होता है 1000 से गुना। ठीक, बस आपका रोमन अंक भी हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद आता है भैया गुणा। क्या आता है? गुणा आता है। गुणा पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज और है जो आपको लिखने के लिए आ जाता है, उसको आप समझ लीजिए। पहले जैसे आपका आएगा कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। क्या? सम संख्या, विषम संख्या। कभी कभी दे देता है कि बताइए 50 से लेकर 100 तक की सम संख्या बताइए। क्या कहेगा कि 50 से लेकर 100 तक की सम संख्या बताइए, इसमें कितनी सम संख्या आएंगी। या कह देगा कि बताइए 50 से लेकर 100 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो चूंकि आपका 25 नंबर के साथ साथ आपका टाइमिंग भी कम होता है। क्या होता है? टाइमिंग भी कम होता है। तो इसलिए हमें स्मार्ट तरीके से इसको समझना होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। जब आप किसी भी संख्या को 2 से भाग दें, 2 से भाग, 2 से आप भाग दीजिए और पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित, यानी आपने 2 से भाग दिया और उसका शेषफल कितना आ गया? शून्य। शेषफल शून्य आ गया, यानी शेषफल 0 आ गया, उसका कुछ नहीं बचा, तो क्या होंगे? सम संख्या होंगे। अगर वही अब विषम की बात करें हम, तो आप अगर 2 से भाग देते हैं और उसमें एक शेष बचता है, कितना बचता है भैया? एक शेष बचता है, तो क्या है? विषम संख्या है। फिर से समझिए, 2 से आपने भाग दिया, शेषफल कुछ नहीं बचा, तो क्या है? सम संख्या है। 2 से आपने भाग दिया, एक शेषफल बच गया, क्या बच गया? एक शेषफल बच गया, तो क्या है? विषम संख्या है। अब सम संख्या लिखने के लिए आ गया, विषम संख्या लिखने के आ गया, तो आपने लिख दिया कि जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए और शेषफल 0 आए, वो सम संख्या है। 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो, एक शेष बच जाए, तो क्या है? विषम संख्या है। ये तो लिखने के लिए हो गया। अगर आपको दिया कि बताइए इनके बीच में कितनी सम संख्याएं, कितनी विषम संख्याएं, तब होता है मुश्किल कि अब हम रफे करने में समय लगा दें या फिर हल करें। तो इसको देखिए, आप समझिए पहले कि संख्या होती कितनी है। देखिए कोई भी संख्या है, 1 2 3 4 5 7 8 9, इतनी ही संख्याएं हैं। इतनी ही संख्या से अनंत संख्याएं बनती हैं। अगर हमें 11 भी लिखना है, हमें 19 भी लिखना है, तो एक ए आएगा, एक ए आएगा, यानी इतनी ही संख्या आगे पीछे आकर ही संख्याओं का निर्माण करेंगी। चाहे वो संख्या अनंत तकले हो, चाहे वो करोड़ तकले हो, कोई भी संख्या हो। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि जो सम संख्या होंगी, जो विषम संख्या होंगी, वो इन्हीं में से होंगी। तो एक चीज देखिए, आपको सम संख्या पहले हम बताते हैं। सम संख्या क्या है? सम संख्या। अब देखिए, सम संख्या को समझने के लिए आपको एक नंबर याद करना पड़ेगा। पहला क्या है? 0 2 4 6 8। आपसे पूछा कि बताइए 1 से 10 तक कितनी सम संख्या है, तो आप धन से बता देते हो, 2 का पहाड़ा पढ़ते हुए बता देते हो। 20 तक भी आप बता देते हो, क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ते हुए जाते हो, 20 तक बता देते हो। फर्स्ट मैटर है जब ऊपर से पूछने लगता है। तो आप देखिए, इसमें आपको सम संख्या जब भी पूछा जाए तो इतना तो आप सभी को याद होगा, लेकिन इसमें आप इसको ए याद करिए कि 0 2 4 6 8। अब बात करते हैं विषम संख्या की। किसकी भैया? विषम, विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या कौन है? जितने हमने बताया कि सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जिसका शेषफल शून्य होता है। और विषम संख्या वो संख्या होती हैं कि जो 2 से भाग देने पर एक शेषफल बच जाए। तो अब देखिए, एक है, एक को आप भाग दोगे तो जाएगा, एक को अभी अब छोड़ दो, 3 जाएगा। 3 विषम संख्या हो गया, एक से बचेगा, 2 से भाग दोगे तो 2 दूनी 4, एक इसमें बच जाएगा, एक इसमें बच जाएगा और एक इसमें बच जाएगा। ठीक,
तो आने यानी आपको जब विषम संख्या पूछी जाती है तो आप 3 का पहाड़ा पढ़ने लगते हो और उसी को विषम संख्या बता देते हो। लेकिन मैटर फंसता है कि पहाड़ा हमें 30 तक आता है, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा फंसने लगते हैं, या फिर हम पहाड़ा पढ़ते हुए लिखते भी हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंक छोड़ देते हैं। तो अब इसको हम उतारेंगे, इसका नंबर क्या है, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। अब देखिए क्या है कि नॉर्मली तो आपको और सभी को पता है सम और विषम, यानी 20 तक की आएंगे तो आप आराम से लिख देते हो। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 2 अंक तक का पूछेगा या तो आप आराम से लिख सकते हो, 20 तक पूछे या 30 तक पूछा। ठीक, अब बात आती है, हमने बोला कि बताइए 386, 676, 900, 591, इस तरीके से अंक दिया है और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सी सम संख्याएं हैं, कौन सी विषम संख्याएं हैं। तो जब आप 2 का पहाड़ा पढ़ने लगोगे, भाग देने लगोगे, तो सोचिए 1 2 3 4 5 6 है और हमको लग रहा है कि एक पेज तो कम से कम भर ही जाएगा। रब करने में समय भी जाएगा, क्योंकि समय आपका 1 घंटा रहेगा, क्वेश्चन लमसम 2530 रहेगा। तो अब देखिए क्या आपको ध्यान देना है इसमें कि सम संख्या के नंबर हमने आपको बताया कि ये सम संख्या, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर याद करते हैं उस तरीके से सोच लीजिए, सम संख्या का मोबाइल नंबर है और ये विषम संख्या का मोबाइल नंबर है। तो सम संख्या का मोबाइल नंबर क्या है भैया, तो देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक, क्या है, 02468, क्या है, 02468। विषम संख्या के मोबाइल नंबर क्या है, 13579। आपको मात्र 5 अंक याद करना है, बहुत ज्यादा नहीं है। सम का क्या है 02468, विषम का क्या है 13579। अब जब भी अंक दे, कितनों बड़ा अंक दे, 4 अंक दे, 5 अंक दे, 2 अंक दे, कितने भी बड़ा शब्दों का अंक दे, अगर पूछे कि इसमें सम कौन है, विषम सम कौन है, तो बस आपको लास्ट डिजिट देखना है। अगर लास्ट डिजिट सम संख्या का नंबर है तो सम रहेगा, अगर लास्ट डिजिट विषम संख्या का रहेगा तो विषम रहेगा। अब देखिए इसमें 9 है तो 9 किसका नंबर है, 9 देखिए विषम का है, तो एक क्या हो गया आपका विषम हो गया। इसमें देखिए 6 दिया है, 6 आपका सम का है तो ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया। अब इसमें भी देखिए 6 दिया है तो ये भी आपका सम संख्या हो गया। इसमें 2 दिया है तो ये भी आपका सम संख्या हो गया। इसमें 1 दिया है और 1 आपका है विषम का, तो ये हो गया आपका विषम। यानी जब भी कितनों बड़ा अंक दिया रहे, चाहे 2 अंक रहे, चाहे 4 अंक रहे, चाहे 6 अंक रहे, अगर उसमें आपको सम विषय पूछे तो बस आपको ये 5 नंबर अगर याद है तो आप बस लास्ट में देखिए कि लास्ट डिजिट क्या है। अगर सम का है तो सम है, अगर विषम का है तो विषम है। ये तो हो गया आपका सम और विषम छांटने वाली संख्या। इस संख्याएं दे दिया है और आपसे पूछे कि इसमें बताइए सम क्या है, विषम क्या है, तो आप कर लोगे। अब एक बात और है, कभी कभी क्वेश्चन क्या देता है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से देता है कि 50 से 70 तक की विषम संख्या बताइए। अब देखिए 2 से 30 तक का देता तो हम तो पहाड़ा से कर लेते, विषम पूछता तो भी हम पहाड़ा से कर लेते। अब लेकिन पहाड़ा तो 30 तक याद है, अब उससे आगे पूछ रहा है, चूंकि हमें समय भी देखना है तो पूछ रहा है कि 50 से 70 तक की हमें सम संख्या या विषम संख्या बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से करना है क्या, सम का नंबर याद कर लीजिए। सम का नंबर है 0 2 4 6 8, विषम का नंबर है 1 3 5 7 9। ठीक, अब देखिए बोला है कि 50 से 70 में, जो 50 से 70 तक के अंक हैं उसमें कितने सम संख्या और कितने
विषम संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर सम पूछा तो आपको सम का नंबर याद है, क्या है? सम का नंबर है 0 2 4 6 8। याद है? 0 2 4 6 8। आप पहले उसका नंबर लिख दीजिए, फिर पूछा कहां से? 50 से पूछा है, तो बस 5 5 उतार दीजिए इसका, 5 5 5 हो गया। अब 70 तक पूछा है तो एक बार तो हो गया, फिर अब हम बढ़ते हैं, फिर उसी का नंबर उतारेंगे 0 2 4 6 8। अब चूंकि 5 तो खत्म हो गया, तो अब कहां बढ़ेंगे? हम 6 पे जाएंगे, तो 6 6 6 6 6 68 हो गया। ठीक, फिर अब हम 0 पे जाते हैं, पूछा कहां तक है? 70 तक है, तो इसके बाद 6 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा। हो गया हमारा, यानी अब हम, ये हमारा क्या आ गया? सम संख्या आ गया। अब हमसे पूछा कि इस 50 से 70 में कितनी सम संख्या है, तो देखिए 50 है, 52 है, 54 है, 56 58 60 62 64 66 68 70, ये क्या है? सम संख्या है। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, देखिए सम का मोबाइल नंबर क्या है? सम का नंबर क्या है? 0 2 4 6 8। जब भी अंक पूछे, जैसे अब इसको हम कर लेते हैं कि बताइए 70 से 80 तक कितने सम संख्याएं हैं? 70 से 80 तक, तो हमें सम का नंबर याद है कि सम का नंबर होता है 0 2 4 6 8। 70 से पूछा है तो इसका 7 7 7 7 उतार दिए। अब आपको पता है कि 78 के बाद 69, फिर उसके बाद क्या 79, फिर उसके बाद 80 आता है। ठीक, तो फिर अब इसको हम रिपीट करेंगे 0 2 4 6 8। अब चूंकि 7 का खत्म हो गया तो यहाँ पे आएगा 8 8 8 8 8। फिर इसको हम रिपीट करेंगे 0 2 4 6 8। फिर अब यहाँ पे हो जाएगा 9 9 9 9 9। लेकिन हमें पूछा है 70 से 80 तक का, और हम निकाल कितना दिए? 100 तक का। कितना टाइम लगा? निकल गया आराम से। अब 70 से 100 तक की कितनी सम संख्या है? तो 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98। कितना टफ है? एकदम नहीं है। बस ध्यान क्या देना है, अगर आपको ए याद है तो आप कितनी भी संख्या रहे, कितनी भी बड़ी संख्या रहे, आराम से आप निकाल लोगे। बस ये ध्यान देना कि 8 के बाद फिर से वही संख्या रिपीट होंगी, और ये जो है 7, जैसे 78 आ गया तो उसके बाद दूसरी अंक आती है, तो यहाँ का जो डिजिट है दहाई वाला वो चेंज होगी। ठीक है, कब चेंज होगी? ऐसे भी गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 के बाद चेंज हो जाएगी। ठीक, अब सम तो हो गया, अब हम बात करते हैं विषम की। अब हम इसी में मान लेते हैं कि 70 से 100 तक में कितनी विषम संख्या है, तो इसको भी सेम उसी तरह करेंगे। विषम का नंबर क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। 1 3 5 7 9। और 70 से पूछा है तो हम उतार देंगे 7 7 7 7 7। अब आपको बताया कि फिर रिपीट वही होगा, तो 1 3 5 7 9। अब चूंकि 7 हो गया तब 8 से स्टार्ट होगा, 8 8 8 8 8। अब फिर देखिए खत्म हो गया तो फिर वही रिपीट होगा, 1 3 5 7 9, और यहाँ पे आएगा 9 9 9 9। ये आपका विषम संख्या हो गया। ठीक, यानी अब जब भी आपको सम विषम संख्या पूछे तो आपको भाग नहीं देना है, बस इतना आपको याद है इन दोनों का 5 डिजिट, इसका 5 डिजिट, इसका, तो ढेर सारी संख्याएं दी रहेंगी, उसमें सम कौन है विषम है वो भी आप पहचान लोगे लास्ट डिजिट देखकर, या फिर 2 अंकों के बीच में पूछे कि इसके बीच से इन दोनों के बीच में कितनी सम विषम है, तो वो भी आप निकाल लोगे। ठीक है, ये आपका हो गया सम और विषम। चूंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछेगा, 100% पूछेगा। एक चीज और है, कुछ ऐसे हमारे मित्र होंगे, कुछ ऐसे भाई बंधु होंगे जो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें हम सब कुछ देखेंगे, क्योंकि ये क्लास आपको पढ़ाने के लिए नहीं, क्लास आपको समझने के लिए।
इस क्लास को आप देख लेते हो तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप फेल नहीं होगे, इतना मुझे उम्मीद है। अब देखिए क्या है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या को समझ लेते हैं, इसमें हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे देखिए अब संख्याएं जो होती हैं वो होती है आपकी 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेके 9 तक। अब देखिए 1 से लेके 9 तक संख्याएं हैं, ठीक। अब आप देखिए कि 1 और 9 में सबसे छोटा कौन बड़ा है, किसी के पास 1 रुपया है, किसी के पास 9 रुपया है, तो जिसके पास 9 रुपया है वो ज्यादा बड़ा है और जिसके पास 1 रुपया है वो छोटा है। तो एक अंक की छोटी संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, और एक अंक की बड़ी संख्या 9 हो गई। अब देखिए 9 के बाद जो संख्या स्टार्ट होती है वो क्या होगी, 2 अंक में 10 आती है, 9 के बाद 10 ही आएगा ना। तो जैसे यहाँ पे हम 10 लिखते हैं तो देखिए क्या हो गया, 2 अंक हो गया। अब 2 अंक में आप बढ़ते जाओगे तो कहाँ तक जाओगे, 99 तक, क्योंकि 99 के बाद एक और जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, और 100 कितनी अंक की हो गई, 3 अंक की हो गई। तो आप देखिए किसी के पास 10 रुपया है और किसी के पास 99 है, तो बड़ी संख्या कौन हुई, 99 हुई, और छोटी संख्या कौन हुई, 10 हुई। अब आप बोलेंगे कि 10 क्यों हुई, 12 क्यों नहीं, तो देखो भाई स्टार्ट जहां से होगा तो उसी को अभी लोगे, क्योंकि पूछा है 2 अंकों की छोटी संख्या। तो आप जब 12 लोगे तो 12 से छोटी संख्या तो 11 है, 11 से छोटी संख्या 10 है, लेकिन 10 से छोटी संख्या 2 अंक की नहीं है। अब उससे छोटी जाओगे तो 9 आ जाएगी, और 9 एक अंक की बड़ी संख्या है, ठीक। ये हो गया 2 अंक की। अब 3 अंक पे जब जाएंगे हम, तो यहाँ पे जैसे हम 3 जाएंगे तो यहाँ पे एक शून्य लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, अगर यहाँ पे लगाते हैं तो 99 हो जाता है, 999, 999। यानी ये जो हमारा 9 रहेगा इसमें बढ़ाते जाएंगे, वो संख्या हमारी बढ़ती जाएगी छोट बड़ी वाली, और इसमें जितनी शून्य लगाते जाएंगे होती जाएगी हमारी छोटी। बस ध्यान ये आपको देना है कि एक छोटी है 9 बड़ी है, तो जितनी डिजिट पूछे जाएंगी, तो ये नहीं कि 2 अंक का पूछा तो बहुत लोग क्या करते हैं 11 लिख देते हैं, क्योंकि 9 तो सबको पता रहता है कि 9 एक अंक की, 2 अंक की 9, और बहुत बार देखा गया है कि जब 2 अंक की बड़ी छोटी संख्या पूछता है तो 11 लिख देते हैं, 3 अंक की तो 3 ठेक लिख देते हैं, 4 अंक की तो 4 ठेक लिख देते हैं। ये गलती नहीं करना है आपको, बस ये ध्यान दीजिए कि 2 अंक अगर 99 है तो इसमें हम एक जोड़ेंगे तो 3 अंक की हो जा रही है, और 10 है 2 अंक की, अगर उससे हम एक घटाते हैं तो हमारी 1 अंक की बड़ी संख्या आ जा रही है, ठीक है। तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आपकी हो गई छोटी संख्या, बड़ी संख्या, सम, विषम। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि पूछता है इसमें अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या। अनुवर्ती, अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या। देखिए अभी बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो कंफ्यूज बहुत ज्यादा होंगे, और हैं भी, प्रेजेंट टाइम में भी होंगे। अनुवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या है तो समान, लेकिन एक नहीं है। क्या है, हम जितने भी बॉय हैं समान तो हैं, लेकिन क्या एकदम सेम टू सेम है, नहीं है। 2 हाथ उसको भी है, 2 हाथ हमारे भी है, उसका नाम दूसरा होगा, हमारा नाम दूसरा होगा, लग तो हम सेम रहे हैं लेकिन सेम नहीं है। उत्तरवर्ती और अनुवर्ती सेम दिख तो जरूर रही है, इसके कुछ चीजें सेम जरूर है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। क्या होता है कि जब नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है तो हमारा आंसर सही तो हो जाता है, लेकिन जब कभी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ देता है तो फिर हमें लगता है कि हमारा तो सही था, फिर नंबर हमारा कटा कैसे। तो इसको आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, बहुत जरूरी है। चूंकि अनुवर्त जो पढ़े होंगे वो अनुवर्ती या पूर्ववर्ती पढ़े होंगे, अगर पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती पढ़े होंगे तो इसको आप छोड़े होंगे। तो पहले इसको समझिए आप। अनुवर्ती का मतलब होता है एक आगे, एक आगे। क्या होता है, अनुवर्ती मतलब एक आगे। पूर्ववर्ती का मतलब क्या है, पूर्व,
पूर्ववर्ती देखिए इसमें आ रहा है, पूर्ववर्ती मतलब पूर्व, जैसे कहा था कि आप पूर्व में क्या थे, यानी पहले आप क्या थे, यही होता है ना। जैसे कभी हम महाराज जी के पास जाते हैं, हम महाराज जी के आप सुने होंगे, कहते हैं पूर्व जन्म का पाप है, पूर्व जन्म में आपने एक किया था, यानी आप जो पहले किए थे। तो ये बोल रहा है पूर्ववर्ती संख्या, यानी पहले की संख्या। अब जैसे हम जा रहे हैं और हमसे कोई पूछे कि पूर्ववर्ती, तो हम क्या जाएंगे, एक कदम पीछे आएंगे, पीछे ही ना आएंगे पूर्व जानने के लिए। जैसे हम जा रहे बोले पूर्व में कौन सी कक्षाएं थी, हम ध्यान नहीं दिए, तो फिर हम क्या करेंगे, पीछे जाएंगे और देखेंगे कि पूर्व में कौन सी संख्या है। तो यानी हम माइनस में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। अब उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती में क्या है, एक आगे है, मतलब 1 प्लस जोड़ देंगे। अब समझिए, जब कभी आपसे अनुवर्ती संख्या पूछे तो आपको एक आगे क्या करना है, एक आगे बताना है। जब आपसे पूर्ववर्ती संख्या पूछे तो पूर्व का मतलब होता है पहले, और पहले जानने के लिए आपको क्या करना है, -1 करना है। उत्तरवर्ती संख्या पूछे तो उसमें आपको 1 जोड़ना है। अगर आपसे पूछे लिखने के लिए अगर आता है कि बताइए उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि जब किसी भी संख्या में हम 1 जोड़ते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या क्या होती है, उत्तरवर्ती संख्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या पूछे अगर लिखने के लिए अगर आ रहा है तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या में -1 घटाने पे जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है। लिखने के लिए आएगा तो आप इस तरीके से लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि डीएलएड में लिखने के लिए भी दे देता है, अगर लिखने के लिए नहीं देता है तो पूछता है, कुछ अंक दे देगा, बोलेगा बताइए कि इसकी अनुवर्ती संख्या क्या है, इसकी उत्तरवर्ती संख्या क्या है और इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या है। तो हमें दोनों लेके चलना है। अगर लिखने के लिए आ गया तो हम लिख ले, और हम इससे पूछे तो हम बता दें। तो अभी हमने बताया कि पूर्ववर्ती संख्या आपसे पूछे तो क्या कहेंगे कि दी हुई संख्या में या किसी भी संख्या में -1 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है। उत्तरवर्ती संख्या पूछे तो दी हुई संख्या में या किसी संख्या में 1 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या उस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या होती है। अब अनुवर्ती संख्या, अब इसको समझिए। जैसे अगर आपसे बोला 1 2 3 4 5, बताइए 5 की अनुवर्ती संख्या क्या है, तो आप बोलोगे 6, और यह राइट आंसर है। 6 बोले आपका आंसर बिल्कुल सही है। बोला 1 2 3 4 5 की उत्तरवर्ती संख्या क्या है, आप बोले 6, सही है। पूर्ववर्ती पूछा कि बताइए 1 2 3 4 5 की पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्व -1 हुआ 4, आप बता दिए, सही है। जो कि जब आप किताब मतलब जब आप पेपर में करिएगा तो इस तरीके से नहीं करना है, उस तरीके में आपको जोड़ के करना है। जैसे अगर 5 का पूछता है कि उत्तरवर्ती संख्या बताइए, तो आपको ऐसे लिखना है कि 5 का उत्तरवर्ती संख्या, तो 5 + 1 बराबर 6 उत्तरवर्ती संख्या, ये लिखिएगा, डायरेक्ट नहीं करना, ठीक। लेकिन यह भी आपको समझाया जा रहा है इसको और इसको, ठीक है। अब देखिए, आप तो बोलेंगे यार इसका आंसर सेम है, फिर कंफ्यूजिंग कहां होता है। अब देखिए, दो 4 6 8 10 अनुवर्ती संख्या लिखिए। अब दिया है कि 2 4 6 8 10 का अनुवर्ती संख्या लिखिए, तो 100% हमारे मित्र क्या कर देंगे कि 10 + 1 बराबर 11, जो कि एक गलत है। क्या है, गलत है। ये आपका इसमें होगा, उत्तरवर्ती संख्या में। किसमें होगा, उत्तरवर्ती संख्या में। लेकिन आप यही चीज जब आप अनुवर्ती में कर देते हो तो यही पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप घर पे आके मूल्यांकन करते हो, यार मेरा सवाल तो सही था, मेरा नंबर तो इतना आ रहा था, फिर मेरा नंबर कट कैसे रहा है, मेरा नंबर आखिर कम क्यों आ रहा, मैं तो सही किया था। तो देखिए,
उत्तरवर्ती अनुवर्ती में मैंने बोला है कि एक आगे, एक आगे, एक आगे का मतलब एक स्टेप आगे। यानी कोई चीज, जैसे मैं मान लीजिए मैं हूं, ठीक, अब मैं किसी को पनिशमेंट दे रहा हूं, मैं किसी को 2 छड़ी मार रहा हूं, 2 छड़ी इसको, 2 छड़ी उसको, 2 छड़ी, तो मैं प्रत्येक स्टूडेंट का 2-2 छड़ी मारते जा रहा हूं ना। तो हमारे जो आगे वाला स्टूडेंट होगा, जब मैं इसको मारते हुए जा रहा हूं, जब मैं फिर से यहां से शुरू करूंगा तो उसको भी मैं 2 ही छड़ी मारूंगा, एक तो मारूंगा नहीं, क्योंकि मेरा रूल क्या है, मैं सबको 2-2 ही मार रहा हूं। तो अब यहां हमें यही समझना है कि एक आगे का मतलब है कि 2 इसको हम दे रहे हैं तो 2 उसको भी मारेंगे, 2 उसको भी मारेंगे। आगे का मतलब ये होता है, अगर इसको हम 1-1 मारे हैं तो उसको भी 1 ही मारेंगे, इसको अगर हम 3-3 मारे हैं तो उसको भी 3 ही मारेंगे। रूल तो यही हुआ। तो अनुवर्ती संख्या में वही है, एक आगे का मतलब है कि जो रूल चल रहा है उस रूल के हिसाब से ही एक आगे चलना है। तो अब देखिए इसमें है 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी 2-2 बढ़ते हुए जा रहे हैं, 2 है फिर 4 है फिर 6 है 10, तो इसकी अनुवर्ती संख्या कितनी होगी, 12 होगी। अगर आप 11 करते हो तो गलत है। यही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब नॉर्मली देता है कि बताइए इसकी संख्या कितनी, तो आप मार देते हो एक प्लस जोड़ के तो सही हो जाता है, लेकिन जब आपको थोड़ा सा इस तरीके से दे देता है और आप करते हो तो गलत हो जाता है। अब इसी में आपको दे दिया कि 3 6 9 12 15 की अनुवर्ती संख्या बताइए, तो आपको एक स्टेप आगे जाना है। तो देखिए 3 3 6 3 9 के बाद में 15, यानी 3 3 जा रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसकी अनुवर्ती संख्या कितनी हो जाएंगी, 18 हो जाएंगी। तो इसको आपको ध्यान देना है कि अगर अनुवर्ती दिया है, क्वेश्चन फंसासा कैसे, देखिए ऐसे फंसाता है कि ये तीनों साथ में नहीं देगा, या तो आपको दे देगा ये दोनों को साथ में कि दी हुई संख्या का अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो आप देखते हो कि पूर्ववर्ती है तो पूर्ववर्ती माइनस होता है, तो इसमें भी एक जोड़ देते हैं, इसीलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती जो है तो एक सेम के जैसे एक घटाना एक जोड़ना है, लेकिन जो अनुवर्ती है वह है उसमें जोड़ना नहीं, उसमें एक स्टेप आगे करके है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। इस पर आप एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा। बस इसको आप इतना लिख लीजिए याद करने के लिए कि उत्तरवर्ती संख्या एक जोड़ना है, पूर्ववर्ती संख्या -1 यानी एक घटाना है, और अनुवर्ती संख्या यानी एक आगे, एक स्टेप आगे जाना। ठीक, एक क्वेश्चन आपको हमेशा आप देखेंगे तो पूछता है, पूछता है। ये चीजें हो गई। अब कुछ चीजें और है, बाकी जो चीजें याद आ रही हैं आपको एक चीज बताते जा रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी लमसम हमेशा पूछता है आपको, 45 60 90 120, कोई भी बोल देगा कि एक कोण बनाइए, इतने अंश का कोण बनाइए पटरी और प्रकार की सहायता से। तो जब भी आपको बनाना होगा तो एक आप लाइन खींचिएगा, एक रेखाखंड खींचिएगा। रेखा क्या होती है, अनंत तक होती है, और रेखाखंड क्या होती है, उसका एक टुकड़ा होता है। यानी किसी रेखा का एक भाग a + b ही क्या होता है, a और b मतलब क्या होता है, रेखाखंड होता है। अब देखिए जब आपका प्रकाल होता है तो आपका प्रकाल इस तरीके से होता है, यानी जो उसका चोक वाला रहेगा आप इस पे लगाएंगे और एक पेंसिल जो है आपका यहाँ पे रहेगा, तो आप इसको इस तरीके से बनाओगे। ठीक, पहले एक अर्धवृत्त खींच लोगे। अब इसको मत देखना क्योंकि मैं सिर्फ समझा रहा हूं, प्रकाश नहीं बना रहा हूं। पहले आप एक रेखाखंड खींचे ए और बी, कुछ भी नाम दीजिए इसको, ओ पी क्यू कुछ। आप एक अर्धचाप इसको लिए, अर्धवृत्त लिए, तो इसको आप दे दो सी। अब फिर जो प्रकार का चौक वाला होगा, पेंसिल वाला भाग नहीं चौक वाला, फिर आप इसको जब यहाँ पे रखोगे तो लमसम ए यहाँ पे एक चाप आएगा, इसको आप बोल दिए डी। ठीक, अब जब आप इसको इंची से ऐसे ऐसे मिलाते जाओगे तो ए आपका 60 का बन जाएगा। कितने का बन जाएगा, 60 अंश का बन जाएगा। अब फिर मैटर आएगा कि 60 अंश का बन गया, फिर इसके आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो अब जो यहाँ पे चाप है, तो अब देखो
इसके जस्ट सामने एक सीधी रेखा हल्का सी इस तरह डैश डैश खींच लो, क्योंकि जब ए अर्धवृत्त लिए हो तो ए यहां से है ही, फिर जब यहां से आप चाप लगाओगे तो यहां पे कट होगा, फिर जब यहां से आप कट मारोगे तो आपका बन जाएगा 75 अंश का। पचहत्तर अंश का। अब जब फिर यहां से लगाओगे चाप और यहां मारोगे तो यहां पे आएगा, और फिर जब यहां से यहां पे मारोगे तो इसको काटते हुए आओगे तो आपका ऐसे बनता है, बन जाएगा। फिर जब चाप लिए रहोगे चंदा, उससे आप मिलाओगे, मिल जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है, इसको आराम से कर लोगे। अच्छा, सिर्फ इसको बनाना ही नहीं है, आपको लिखना भी पड़ेगा। ये गलती नहीं करिएगा केवल हम बना दिए छोड़ दिए, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जब बन जाएगा तो फिर आप लिखेंगे कि ए और ए बी एक रेखाखंड खींचा, ए बी एक रेखाखंड खींचा, ए से ए को एक अर्धवृत्त खींचा सी, ठीक। ए से ए को केंद्र मान के एक अर्धवृत्त खींचा जिसका नाम हो गया सी, फिर सी से जो काटे उसका नाम दिए डी। इस तरीके से आपको लिखना है, लिखने को भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये आपका 1 घंटा का है, 1 घंटा में आप पूरा सीख लोगे। क्योंकि ये क्लासेस में सब कुछ देखना है, इसलिए इसको केवल नॉर्मली चीजें है, ठीक। बाद में कभी बता देंगे इसको भी। अब एक चीज और आती है, पूछा जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसको भी देख ही लिया जाए। जैसे आप इंची देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। जैसे अब हमारा घर यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे, और हम इस दिशा में जा रहे हैं, हमारा कोई लक्ष्य होगा अनंत तक। लेकिन अगर जब हम उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो जब हम इधर जाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, -5 -6 -7 -8 -9। एक चीज ध्यान दो, ये अनंत तक ले रहेगा, कहां तक रहेगा, अनंत तक। और अनंत को इस तरीके लिखते हैं इनफाइनेट, ठीक। अब देखिए, पहले समझ लीजिए, जैसे कोई फल है, आप पेड़ लगाते हैं, आज पेड़ लगाए, तो क्या आज आप पेड़ लगा रहे हो तो क्या कल आप फल प्राप्त कर लोगे नेचुरली। ये नहीं कि इंजेक्शन वाला चीज वो अलग चीज हो गया। नेचुरली क्या आज पेड़ आप लगा रहे हो तो कल फल प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। पहले वो बढ़ेगा तो उसकी पत्तियां बड़ी होंगी, फिर उसके बाद फूल आएगा, फिर फल आएगा, फिर पकेगा। यानी नेचुरली तरीका यह है कि स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी एक एक चीज होता है। तो जब हमसे पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो यानी प्राकृतिक संख्या यही मतलब हुआ कि प्राकृतिक की तरह, यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक, अनंत तक। जब हमसे प्राकृतिक संख्या पूछेगा, लिखने के लिए आता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे कि 1 से लेके अनंत तक क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। या पूछ सकता है कि दी गई संख्या में कौन सी प्राकृतिक संख्या है, तो आपका 1 से लेकर अनंत तक क्या है, प्राकृतिक। एक से लेकर अनंत तक कितनी है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखिए, आप जब अकेले रहते हो, कोई मिल जाता है तो क्या हो जाते हो, पूरे हो जाते हो, एक परिवार बना लेते हो। तो जब यह शून्य है, तो शून्य बीच वाली चीज है, जब यह शून्य या जीरो जब
प्राकृतिक से मिल जाती है तो प्राकृतिक क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, उसका एक क्या हो जाता है, परिवार हो जाता है। तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या। अब आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्या क्या है, तो अब 0 से लेकर अनंत तक क्या है, पूर्ण संख्या है। यानी लिखने के लिए आएगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जब प्राकृतिक संख्या में 0 भी सम्मिलित हो जाता है तो पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, यानी फिर उसको लिख सकते हैं कि 0 से लेकर अनंत तक क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। अब बचा यह माइनस वाला भी। अब जब यह भी सम्मिलित हो जाता है, यह भी मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, पूर्णांक। क्या हो गया, पूर्णांक। पहले अकेल था, फिर 2 लोग हुए हैं, परिवार हुआ, परिवार हुआ तो और लोग मिल गए, और जब सब मिल गए तो पूर्णांक हो गया। यानी जब आपसे प्राकृतिक पूछे, क्या पूछे, प्राकृतिक, तो 1 से लेके अनंत तक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा विशेषकर। अब देखिए 1 है और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में एक चीज और भी है, 1/2 भी है, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी अगर आपसे पूछे कि 1/2 का क्या पूर्ण संख्या है कि पूर्णांक संख्या है, इस तरह जो पूछे इस तरीके से, तो आपको इसको ध्यान देना है कि 1/2 है वो आपका प्राकृतिक संख्या में है, आपका पूर्ण संख्या में है, आपका पूर्णांक में है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि बताइए 0 कैसी संख्या है, तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। -5 कैसी संख्या है, तो -5 पूर्णांक संख्या है। ये सब चीज भी आपको ध्यान देना है। प्राकृतिक संख्या जो प्राकृतिक के तरीके से है, यानी 1 2 3 4, ऐसा तो है नहीं कि 1 के बाद हम 5 बोल देंगे तो प्राकृतिक है, नहीं है। स्टेप बाय गिनती, यानी जो गिनती है कंटिन्यू वाली, वो क्या है, प्राकृतिक है। और जब प्राकृतिक संख्या में 0 संख्या जब सम्मिलित हो जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाता है, और जब प्लस माइनस दोनों मिल जाते हैं तो क्या है, पूर्णांक है। यानी पूर्णांक माइनस में भी होता है और प्लस में भी। पूर्णांक क्या है, माइनस भी है और प्लस भी है। यानी जो संख्या है माइनस प्लस दोनों रहेगा तो पूर्णांक भी हो जाएगा, और केवल प्लस में रहेगा तो प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या 0 रहेगा तो पूर्ण संख्या। ये चीज भी आपसे पूछी जाती है। भिन्न। अब हम आते हैं भिन्न पे। 2/5, 4/5 नॉर्मली देगा, सब कर लेते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा पिछले वर्ष का, नॉर्मली आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा, नॉर्मली नहीं मिलेगा। कभी काल अगर एक दे दिया होगा तो दे दिया होगा, लेकिन डीएलएड के क्वेश्चन में सिंपल सा आपको भिन्न का कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसको आपको करने आता होगा, आप करते होंगे कि सेम टू सेम है, इसको हम सेम ले लेते हैं, ऊपर का ऊपर जोड़ लेते हैं। लेकिन डीएलएड के क्वेश्चन थोड़ा सा हटके हैं। इसमें आपको देगा भैया कि क्वेश्चन की 2/5/6 और 2/3/2, 3 क्वेश्चन एक साथ है, आपको लेके चलते हैं और समझिए। 2/5/8, इसको करते हैं 3, 6, 2, 4। ठीक, अब देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला इस तरीके से है कि 2 सही 5/6 प्लस रहेगा ना, 2 सही 5/6 और 2 सही 3/2। एक क्वेश्चन यह है, एक क्वेश्चन यह है।
इसको जोड़ना है। तो आप पहला कार्य इसमें होता है कि इसको आप अंश बोलते हो, इसको आप हर बोलते हो, और जब इस तरीके से क्वेश्चन रहता है भिन्न में, इसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। तो इसमें पहले हम जो इसका हर है इसका लसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लसा निकालते हैं। तो आप इतना करोगे, खींचोगे, पंचायत करोगे, समय वेस्ट करोगे। तो इसको पहले आप ध्यान देना कि जब यह सम संख्या हो, कौन सी हो? सम संख्या हो, दोनों सम संख्या हो, तो जो बड़ी संख्या होगी उसमें वही उसका क्या होगा? लसा होगा। जैसे अब इसमें 6 है और 2 है, दोनों सम संख्या है, तो इसका लसा क्या होगा? इसका लसा 6 होगा, ये 6 होगा। इसमें देखिए एक सम है एक विषम है। जब सम और विषम हो और इसका लसा निकालना हो तो दोनों का गुणा आपस में कर दो, वही लसा आ जाएगा। यानी 4 का गुणा 3 में कर दो 12, और 12 तुम्हारा क्या आ जाएगा? लसा आ जाएगा। तो लसा निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपस में विषम रहेगा तो आपस में गुणा कर दो, सम रहेगा तो सम में जो बड़ी डिजिट रहेगा वही क्या रहेगा? सम, उसका लसा रहेगा सम का। अब देखो सवाल देखते हैं। इसका लसा हुआ कितना? 6 आया। लसा क्या आया? लसा 6 आया। तो इसमें ये है कि इसका लसा 6 आया है, तो इसके हर का लसा 6 आया है, तो हमें इसके 6 को यानी इन दोनों को हमें 6 करना होगा। गुणा करो या जैसे करो, इसका क्या होना चाहिए? इसका लसा 6 आना चाहिए। ठीक, तो पहले इसको हम क्या करेंगे? पहले इसको हम नॉर्मल में करेंगे। तो 6 दूनी 12, अब 12 5 17, 2 दूनी 4, और 4 3 7/2। ठीक, इसका इसमें गुणा इसमें जोड़ दो। इसका इसमें गुणा होगा ऊपर का जुड़ जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा ऊपर का जुड़ जाएगा, यानी इसका इसमें गुणा होगा और इस पे जुड़ जाएगा। 6 दूनी 12, 12 5 17, 17/6, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7/2। अब इसका लसा हम निकाल चुके हैं, कितना है? 6 से है। हर का लसा कितना है? 6। यानी हमें इसको हर हाल में क्या करना है? 6 लाना है। तो अब देखो 6 है तो इसमें 1 का गुणा होगा, तब 6 कम 6 आएगा, तो 70। दोनों पे करना, जो इसका लसा आएगा उसका बराबर करने के लिए जितना नीचे करोगे उतना ऊपर भी करना होगा, अंश और हर दोनों में। तो 17 1 कम 17, 6 1 कम 6। अब इसी तरह इसका भी कर लेते हैं। तो इसको लाना है तो 3 का करता हूँ ना, 2 ताई 6 हो गया, यानी 3 का गुणा इस पे भी होगा और 3 का गुणा इस पे भी। तो 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, 6 कॉमन हो गया लसा इसका जो था, तो अब इसको जोड़ दो। तो 7 1 8, 2 1 3 6, 38/6। अब चूंकि यह मिश्रित था तो इसको हमें फिर भिन्न से बदलना पड़ेगा। तो इसका कितना होगा? 6 5 30, 6 का 36, 36 37 38, 2 हुआ 6 सही 2/6, इसका आंसर आएगा 6 सही 2/6। फिर से एक बार इसको देख लिया जाए। जब भी भिन्न दिया रहेगा, अगर उसका हर समान है, तो जो बड़ी मतलब समान का मतलब कि सम संख्या है, ठीक, जब उसका हर सम रहेगा, ये अंश ऊपर होता है, अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है,
तो हर को अगर सम दिया है, सम वाली संख्या है तो जो बड़ी संख्या रहेगी वही उसका लसा रहेगा, और विषम संख्या है तो दोनों का आपस में गुणा कर दो वही लसा आ जाएगा। आपको खींच कर लसा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, जब लसा आपको पता चल जाएगा तो देखिए मिश्रित भिन्न है, इसको पहले हमें नॉर्मल भिन्न करना पड़ेगा। नॉर्मल भिन्न करने के लिए जो सही में है उसका, जो सही में है, सही, इसको सही बोलते हैं, सही बोलते हैं, जो भी हो आप समझ लेना। सही का गुना हर में, सही का गुणा हर में करोगे, जो आएगा, जो आएगा उसमें अंश जोड़ दो, उसमें अंश जोड़ दो। जो सही है, सही क्या है, 2 है, जो सही है उसका गुणा किस में करो, हर में करो, अंश हर, हर में, तो इसका गुणा इसमें किया तो 6 दूनी 12, तो हर में गुणा और जो आएगा उसमें अंश जोड़ दो। 12 है, 12 में 5 जोड़ दो अंश, तो 17 है, 17/6 हो गया। इस तरह इसका भी करोगे, जो सही में है उसका हर में गुणा कर दो, 2 दूनी 4, अंश को जोड़ दो तो 4 3 7, 7/2। अब इसका लसा 6 आया है तो इसमें क्या होता है कि जो 6 आया है तो 6 को बराबर करने के लिए चाहे जिस अंक से गुणा करो, ये नहीं कि दोनों में सेम से करना है, चाहे जिस भी अंक से गुणा करो 6 आना चाहिए किसी तरीके से। जिस अंक से गुणा हर में करोगे उसी अंक से अंश में भी करना पड़ेगा। तो अभी 6 है और 6 ही लाना है तो 1 का गुणा करना पड़ेगा, 6 कम 6, और 1 का गुणा ऊपर भी करेंगे तो 17, और इस आ जाएगा ऊपर और 6 नीचे, दोनों में सेम रहेगा तो 6 आ गया। इसी तरह इसका करेंगे तो 2 है हर, इसको 6 करना है तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और फिर 3 का ऊपर करेंगे तो 7 21 आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 38/6 आएगा। और जब इसको फिर क्योंकि मिश्रित में था तो मिश्रित में बदलने के लिए इसका इसमें भाग दोगे तो 6 सही 2/6 आएगा। ये तो हो गया आपका जोड़। अब भाई जब अगर माइनस वाला आपको दे दिया, घटाना दे दिया, तो सेम प्रोसेस सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस कर दोगे, ये भी आपका सेम ही आएगा। अब मैटर कहाँ में बदलेगा, केवल लास्ट में बदलेगा, यहाँ पे। अब इसी में से घटा देना है, जो बचेगा उसको सही में माइनस में आंसर आ जाएगा, वही आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये तो जोड़ हो गया, घटाना हो गया गुणा। अब देखिए इस तरीके से आपको दिया रहेगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे आराम से गुणा कर दो, तो 5 ताई 15, 3 दूनी 6, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका हो जाएगा 9 44 9 6 54, 5 ताई 15, इसका आ जाएगा। ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा कर देना। अब यहाँ पे देखो दशमलव दिया है तो इसमें क्या करोगे, अब दशमलव में क्या करना है, तो 5 दूनी 10, नीचे का आ जाएगा 10, ऊपर का देखो क्या है, तो 5 ताई 15, 3 का गुणा 5 में करोगे 15, 15 का 5 हाथ में लगा 1, 6 के 6 से 12, 36 18 और 1 19। दशमलव देखो एक अंक के बाद लगा है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो इसका आंसर आएगा 19.5/10। यानी अगर दशमलव वाला रहेगा तो नॉर्मली कर दो, जिस अंक के बाद जितने अंक पे दशमलव रहेगा उतने अंक पे दशमलव केवल लगा देना है, बाकी सेम रहेगा। तो गुणा इसका भिन्नता सबसे सिंपल होता है, केवल ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा करना होता है। अब बात है भाग का, किसका, भाग का। अब दे दिया
अब ये भाग दिया तो भाग में क्या करना पड़ेगा, देखिए भाग का मतलब क्या है, सिंपल समझिए, भाग है तो भाग का मतलब भगाना है, क्या करना है, भगाना है। और भगाओगे कैसे, पटक कर, क्या करोगे, पटक के। यानी जब किसी को भगाना है तो आप पटकोगे तो क्या होगा, आप उसके ऊपर जाओगे तभी वो पटका हुआ कहाएगा। अब हम पटकोगे तो जाहिर सी बात आप ऊपर रहोगे। तो क्या करना है, जब इसको आप पटकोगे भगाने के लिए, तो ये तो सेम रहेगा, और इधर वाला जो आपका हाथ है राइट वाला, उधर वाला क्या करेगा, पटकेगा तो ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, यानी पटक दिया। अब कुछ नहीं करना, जैसे ये पटकेगा अब ये क्या हो जाएगा, गुना, क्या हो जाएगा, गुना। तो अब ये हो जाएगा 6 के 6 6 12 6 18, अब 5 दूनी 10। ये आपका इसका आंसर आ गया, गुण भाग का। क्या करना है, भाग का मतलब भगाना, और भगाओगे कैसे, पटक कर, और जैसे आप पटकोगे तो क्या हो जाएगा, आप ऊपर हो जाओगे, वो नीचे चला जाएगा। और कौन जाएगा, आपके राइट हैंड वाला, राइट हैंड वाला। तो देखिए ये आपका क्या था, 2/3 था, और क्या हो गया 3/2। फिर उसके बाद गुना आपको पहले ही बता गया कि ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, गुणा कर दोगे, जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा गुना। ठीक, ये भाग का हो गया। अब आपसे पूछता है कि प्राकृतिक संख्या, अरे सॉरी, परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय भी पूछता है। परिमेय, अपरिमेय, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या भी पूछता है आपसे। तो परिमेय संख्या आप पढ़े होंगे कि पी क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो, और k इज इक्वल टू नॉट 0, अंश है हर है। ठीक, अंश आपका है p, हर है आपका q, अंश आपका है p और हर है q। तो परिमेय संख्या कहता है कि ऐसी संख्या जिसको आप p अपान q के रूप में लिख सकते हो, जहां पे q 0 नहीं होना चाहिए। यानी आप कुछ भी करो, कुछ भी A to Z करो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह जो Q है इसको 0 नहीं करना है। इसको 0 कर दो, अंश 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर को 0 नहीं करना है। जैसे 1/5 क्या है, यह कैसी संख्या है, तो देखो 5 क्या है, हर है, और हर क्या है, 0 नहीं है, तो क्या है, परिमेय संख्या है। 2/0 कैसी संख्या है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह प्यू है और यह क्यू है, और क्यू क्या है, 0 है, और क्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब बताओ -1/2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो है। -1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं है, बस मतलब यह है कि यह जो क्यू है वह 0 नहीं होनी चाहिए, क्या है, 0 नहीं होनी चाहिए। अब अपरिमेय में क्या है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या यही है, सिंपल सी चीजें है, जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो, और जहां पे q 0 नहीं हो वो क्या है, परिमेय संख्या है। अब आपसे पूछ देगा त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, ये सभी आपसे पूछता है, देखेंगे तो रहेगा उसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, इसके प्रकार भी आपसे पूछ लेगा। त्रिभुज पहले, तो त्रिभुज में देखिए क्या है, पहले यह क्या है, यह क्या है, मतलब त्रिभुज है ये अलग बात है, लेकिन यह है क्या है, यह है आकृति, किसकी आकृति है, त्रिभुज की। यह क्या है, चतुर्भुज, किसकी आकृति है, चतुर्भुज की। और तो इसमें क्या है, 3 कोना है, इसमें 4 है, 4 है। जैसे आप क्या है, कंधा है, इसको भुजा भी बोलते हैं, क्या है, भुजा बोलते हैं। तो त्रिभुज में आप कहोगे कि 3 भुजा, 1 2
3, ABC, यानी 3 भुजा, और यह क्या है? आकृति। तो इसको कहोगे 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ये देखिए ये बंद है, ऐसा तो है नहीं कि ऐसा तो है नहीं, इसको त्रिभुज तो बोलेंगे नहीं हम, यह भी उसी के तरह है। लेकिन इसको क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यह जो चीजें हैं यह बंद नहीं है, ये चीजें बंद नहीं है। तो त्रिभुज क्या होगा कि 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चतुर्भुज में भी क्या है कि 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहेंगे। तो इसका और इसका परिभाषा तो सेम हो गया। अब देखिए क्या है कि चतुर्भुज में, अब देखिए ये चीजें तो बड़ी हैं, यह भी चतुर्भुज है, यह भी चतुर्भुज है। चतुर्भुज के प्रकार है, जैसे पूछेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समद्वि जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो, यानी जैसे ए है और यह बराबर है, ए हो गया, बी हो गया, सी डी, यानी ए सी बराबर बी डी, यानी कि इसकी 2 भुजाएं क्या है? बराबर है। 2 भुजाएं क्या है? बराबर है। या इसकी ए भुजा और ए भुजा बराबर हो जाएगी तो समद्विबाहु हो जाएगा, और ए भुजा हो जाएगी तो भी बराबर हो जाएगा समद्विबाहु। उसके बाद समबाहु, इसकी सभी भुजाएं बराबर है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन आपका, इतनी चतुर्भुज से तो हर साल पूछा है। चतुर्भुज के प्रकार बताइए कौन कौन से हैं समद्विबाहु, उसको एक बार देख लोगे, आराम से पढ़ लोगे, हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है? इससे क्वेश्चन पूछता है प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत। प्रति का मतलब क्या हुआ? बटा। शत का मतलब 100, यानी 100 का बटा, 100 का बटा। ठीक, प्रति यानी बटा हो गया, शत का मतलब 100, यानी 100 को कितने भाग में बटा, 100 को कितने भाग में बांटा। ठीक, अब देखिए जैसे कि आपको सवाल देगा, उससे पहले आपको एक चीज याद करना है कि जब आपसे प्रतिशत पूछेगा तो संख्या गुणे प्रतिशत अपान 100, संख्या गुणे प्रतिशत अपान 100, संख्या गुणे प्रतिशत अपान 100, ये आपको याद करना है। क्वेश्चन दिया, इसको एक जगह लिख लेते हैं कि प्रतिशत बराबर संख्या गुणे प्रतिशत अपान 100। जब आपसे प्रतिशत पूछे, बोला एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, 20% छात्राएं हैं, तो 20% छात्राएं हैं तो छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं के लिखिए, एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, 20% छात्राएं हैं, तो छात्र छात्राओं की
संख्या लिखी, यह प्रतिशत बताया है, संख्या नहीं बताया है। तो फार्मूला क्या है कि प्रतिशत बराबर संख्या, संख्या कितना दिया है 100, कितने प्रतिशत हैं छात्राएं 20 बटे 100। तो एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य से कट गया तो कितना आ गया 20, कितना आ गया 20। यानी यह किसकी संख्या है, छात्र की, छात्राएं की। अब छात्राएं की संख्या निकल गया तो छात्र का निकलना है, तो 100 में से टोटल है 100, इसमें से 20 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा, और 80 कितना है, छात्र हैं, कितने हैं, छात्र हैं।